गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व। इलेक्शन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं बेटा। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर प्लेड चेस? व्हाट वुड हैपन्स इफ द ब्लैक knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? Or what would happen if in a game of cricket there were no umpire? If any sports we need to follow certain rules, change the rules, and the outcomes of the game would be very difficult. Similarly, a game needs an impartial umpire whose decisions is accepted by all the players. The rules and the umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. What is true of a game is also true of elections. There are different rules of systems of conducting elections. The outcome of the elections depends on the rules we have adopted. We need some machineries to conduct the elections in an impartial manner, since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin. This can be left to any government. That is why these basic decisions about elections are written down in the constitutions of a democratic country. अब बच्चे बहुत सारे गेम आप खेलते हैं, क्रिकेट, चेस से लेकर फुटबॉल, कई सारे गेम खेलते हैं। अगर हमारा एम्पायर निष्पक्ष होकर डिसीजन नहीं देता, तब भी गेम्स के जो है आउटकम्स यानी कि रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं, या फिर गेम्स के रूल्स ही बदल दिए जाते हैं, तब भी गेम्स के रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। तो हमें गेम खेलने से पहले उनके रूल्स को जान लेना आवश्यक है। अगर हमें गेम खेलने से पहले उनके रूल्स की जानकारी ठीक से होती है तो उस गेम का रिजल्ट जो भी आता है उसको दोनों पक्ष एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से इलेक्शन के भी रूल्स रेगुलेशन, तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर गेम्स के रूल्स बदल जाते हैं तो रिजल्ट भी अलग हो जाता है, वैसे भी इलेक्शन के भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट तभी उस रिजल्ट को मानेंगे अगर उनके रूल्स उन्हें पहले से ही पता हो। तो इसीलिए ताकि किसी भी इलेक्शन से आने वाले रिजल्ट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कैंडिडेट के साथ साथ जनता जो उन्हें वोट कर रही है, उन्हें चुन रही है, उन्हें भी तो मानना जरूरी है ना। इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके साथ साथ वो जनता जो उन्हें वोट कर रही है उनके लिए भी जरूरी को रिजल्ट को एक्सेप्ट करे। इसीलिए इलेक्शन के तरीके, रूल्स और रेगुलेशन सभी चीज़ें जो है संविधान में लिख दिए गए। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन मस्ट है, और आप जानते हैं कितना ज़्यादा एसेंशियल है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन, और इलेक्शन फ्री फेयर कंडक्ट कराने के लिए उसके रूल्स और रेगुलेशन के सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। In this chapter, we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the method of elections chosen in our constitutions and the implications of the constitutional provisions regarding impartial machineries for conducting elections. We shall also look at some suggestions for amending the constitution's provisions in this respect. After reading this chapter, you understand different method of elections, the characteristics of the system of election adopted in our country, the importance of the provisions of free and fair elections, and debate on electoral reforms. तो बेटा इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शन के कौन से रूल्स और रेगुलेशन हैं, और इलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, हमने जो सिस्टम अपना रखा कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे करवाए जाएँ, इलेक्शन में कैसे रिफॉर्म्स लाए जाए, कैसे सुधार किया जाए और अच्छी तरह सुधार किया जाए, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, चुनाव और लोकतंत्र दोनों क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के हो ही नहीं सकती, बिना डेमोक्रेसी में इलेक्शन मस्ट है।
अगर डेमोक्रेसी ही नहीं है तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। Let us begin by asking ourselves two simple questions about elections and democracy. Can we have democracy without holding elections? Can we hold election without having democracy? क्या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव है? और क्या अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या इलेक्शन होंगे? Let us have a discussion in this classroom on both of these questions by using example from whatever we have learned so far in the previous classes. तो आप क्लास में, घर में अपने खुद से भी इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। क्या डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शन संभव है या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव है? The first questions remind us of the necessity of the representation in a large democracy. The first questions reminds us of the necessity of the representation in the large democracy. All citizens cannot take direct part in making every decision. Therefore, representatives are elected by the people. This is how elections becomes important. Whenever we think of India as a democracy, our minds invariably turns to the last elections. Elections have today become the most visible symbol of democratic process. We often distinguish between direct and indirect democracy. बेटा, डेमोक्रेटिक नेशंस, स्पेशली बड़े नेशंस जिनके पास सिटीजन्स बहुत ज़्यादा है, जिनके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में, जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है, ऐसे देश जहाँ पर सिटीजन बहुत ज़्यादा हैं, अब देखें तो हर कंट्री में सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सिटीजन्स भी बहुत ज़्यादा है, क्या ये पॉसिबल है कि हर डिसीज़न के लिए जनता की जितनी पॉपुलेशन इंडिया में सबकी राय ली जाए? हर दिन, हर रोज़, हर समय, हर महीने कंट्री को कोई ना कोई डिसीजन लेते ही रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि भारत की हर एक पर्सन की राय ली जाए और उसी के बाद जो है डिसीजन इम्प्लीमेंट हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं कि हर एक डिसीजन के पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे 6-7 महीने में कोई एक ही डिसीजन हो पाएगा। पहले जो यूनान में छोटे छोटे नेशन स्टेट हुआ करते थे, वहाँ ये पॉसिबल था कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए छोटे छोटे नेशन स्टेट, छोटे छोटे नगर राज्य जहाँ कम पॉपुलेशन होती थी वहाँ के वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता था, सभा होती थी और वहाँ लोगों से किसी भी बात के लिए, किसी भी पक्षी बात के लिए मतलब राय ले लेते थे जनता से। पर अब ये पॉसिबल नहीं है। अब देश की सरकार रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलती है, देश रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलती है। हम खुद नहीं डिसीजन मेकिंग में जाते, हम खुद नहीं डिसीजन मेकिंग पार्ट लेते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कि हमारे लोकसभा, राज्यसभा में बैठते हैं, स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं, और इसी तरह से एमसीडी का इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। तो आज हम इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो हमारी तरफ से ही काम करेंगे वहाँ पे। तो बच्चे, अब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो जहाँ पर हमारे द्वारा चुन के भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि हम खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। A direct democracy is one where the citizens directly participated in the day-to-day decisions making and in the running of the government. The ancient city-states in Greece were the considered examples of direct democracy. जैसे कि बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे है जहाँ पे सिटीजन्स, नागरिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे-टू-डे डिसीजंस मेकिंग में, जो कि हमें प्राचीन यूनान सिटीज़ में देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रीक सिटीज़ में नेशन स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पर वहाँ के जो सिटीजन से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे डे टू डे डिसीजन प्रोसेस में, पर ये पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नेशन स्टेट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं।
अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट्स स्पेशली ग्राम सभा में है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव के उन लोगों की सभा है। गांव में आपने देखा होगा, गांव में वो लोग जो वोट देने के लायक हैं, जो लोग वोट दे सकते हैं, यानी कि 18 साल से बड़े एडल्ट जो पर्सन है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 बार होती है। और ग्राम सभा में उस गांव के सभी लोग जो 18 साल से बड़े हैं, जो वोटर्स हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्राम सभा तो एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसके अलावा सभी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं। Many would consider local government, especially Gram Sabha, to be the closest example of direct democracy. But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. That is why rule by the people usually means rule by the people's representation. तो अब बेटा ग्राम सभा तक तो ठीक है कि ग्राम सभा में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पर ग्राम सभा के अलावा आगे पॉसिबल नहीं है। जब जनसंख्या लाखों में करोड़ों में है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि हर डिसीजन के लिए जनता को बुलाया जाए। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जनता ने जिन्हें चुन के भेजा अपनी तरफ से, उन्हीं के थ्रू डेमोक्रेसी चलती है, उन्हीं के थ्रू डिसीजन का काम होता है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। In such arrangement, citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administrating the country. The method followed to choose this representative is referred to the election. अब इलेक्शन है क्या? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जो काम है वही इलेक्शन है। हम लोकतंत्र में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो चुनने का जो प्रोसेस है वही इलेक्शन है, इलेक्ट करना। The citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their elected representative. तो देश के लिए जो नियम कानून बनते हैं, जो डिसीजन ले जाते हैं, जो पॉलिसीज बनते हैं, हमारा वहाँ एक्टिवली रोल तो नहीं होता, हमारा इनडायरेक्ट रोल होता है। क्योंकि हम वहाँ पे रोल कौन करता है? वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं। तो एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। देश की पॉलिसीज बनाने में हमारा इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का ही होता है। इन दिस अरेंजमेंट where all major decisions are taken by the elected representative, the method by which the people select the representative becomes very important. अब देखिए, सारे जब डिसीजन, लोकतंत्र, नाम हमने लोकतंत्र का दे रखा है, और लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है डिसीजन मेकिंग में, उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ रहा है वहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो तरीका है, इलेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अच्छे मेंबर को, अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करके नहीं भेजेंगे, तो वो हमारे लिए क्या डिसीजन बनाएंगे और क्या डेमोक्रेसी रह जाएगी। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड us the fact that not all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold election. अब क्या इलेक्शन खुद में डेमोक्रेटिक है या नहीं है? क्वेश्चन ये उठता है कि जो इलेक्शन, डेमोक्रेसी का इलेक्शन मस्ट है, डेमोक्रेसी का इलेक्शन मस्ट है। अब क्वेश्चन दूसरा, क्या इलेक्शन हर जगह जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन खुद में डेमोक्रेटिक है या नहीं है? मतलब चुनाव खुद ही लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि जहाँ भी पूरे दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वो हर जगह डेमोक्रेटिक ही हो रहा हो। मतलब इलेक्शन खुद में लोकतांत्रिक है या नहीं है, इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक और नॉट, क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड इलेक्शंस। इन फैक्ट non-democratic rulers are very keen to present themselves as a democratic. They do so by holding election in such a way that it does not threaten their rule. Can you think of some example of such non-democratic elections? What do you think would distinguish a democratic form or democratic election? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? अब बच्चे, इलेक्शन खुद में डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है। अब सोचिए कि एक कंट्री है, वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, जैसे चाइना है, वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। ऐसी कंट्री जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, भले वहाँ कितने ही इलेक्शन हो, अगर उनका कंपटीशन तो है नहीं पार्टियों के बीच में, तो इलेक्शन अगर होते भी रहें
तो हम ऐसे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं। दूसरा, फ्री और फेयर इलेक्शन है ही नहीं, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है, लोगों को खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है, लोगों को डराकर धमकाकर लालच लेकर वोटिंग करवाई जा रही है, तो ऐसे इलेक्शन को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, ये इलेक्शन में डेमोक्रेटिक नहीं है। There is where constitutions comes in. The constitutions of a democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislatures. These basic rules are usually about, अब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बना दिए गए, इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में हो इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ बेसिक रूल्स बना दिए गए हैं, और उन बेसिक रूल्स के अलावा अगर किसी और रूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसे लेजिस्लेचर द्वारा बना दिया जाता है। जैसे हु इज़ एलिजिबल टू वोट, वोट कौन दे सकता है। ठीक है, हमें पता है कि पहले 21 साल से बड़े जो वोट देते थे अब 18 साल से बड़े लोग वोट दे सकते हैं, मेल फीमेल सभी वोट दे सकते हैं, पागल अपराधी और क्रिमिनल्स को वोट नहीं देने का अधिकार दिया जाता है। हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है। हु इज़ द सुपरवाइजर इलेक्शन, इलेक्शन का सुपरविजन कौन करेगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। हाउ डू द वोटर्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव, किस मेथड से कैसे वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेशंस इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, वोट काउंट कैसे होंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कैसे होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका आंसर हमें मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सबका एक्सप्रेशन ठीक से हो रखा है। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।